बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात की जाएगी तीन अहम नुकात के ऊपर। एक नुकता ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो है, जिसकी तारीख का ऐलान 26 नवंबर दिया गया है कि रावलपिंडी 26 तारीख में बड़ी तादाद में कारकुनान पहुँचेंगे, ये 26 तारीख का ही इंतखाब क्यों किया गया? दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत क्या प्रेशर में है? अगर प्रेशर में है तो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर वफाकी हुकूमत के रवाबित किस हद तक तेज़ हो रहे हैं और नई डेवलपमेंट क्या मंजर आम पे आ रही है? अगर वफाकी हुकूमत घर जाएगी तो वो क्या फेस सेविंग लेके घर जाएगी? ये दूसरा मामला होगा। तीसरा मामला वो थप्पड़ की गूंज जो सोशल मीडिया पर रात से लेके अब तक सुनाई दे रही है, उसके पीछे हकीकत क्या है? थप्पड़ किसने किसको मारा, कहां पर मारा और उसके नताइज क्या रहेंगे? इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। बात का आगाज कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से कि 26 तारीख का ही इंतखाब क्यों किया गया। मेरे गुज़श्ता व्लॉग्स के अंदर बारहा ये तज़किरे मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये रावलपिंडी जाने का अभी इरादा नहीं रखती। इसी वजह से ये अपने प्लान को डिले में लेके जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत रावलपिंडी का रुख करेगी। फिर यह फैसला किया जाएगा कि रावलपिंडी में ठहरना मौजू है या इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त अगर इन्हें मिल जाती है तो इस्लामाबाद में जाकर एहतजाज करना, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, वो इनके लिए बेहतर होगा। इसके ऊपर प्लानिंग अभी जारी है, जिसके वाज़े सबूत मैं कल भी दे चुका था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग जारी थी, उस हियरिंग में सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने ये तस्दीक नहीं की, ये यकीन दहानी नहीं करवाई सुप्रीम कोर्ट को कि हम इस्लामाबाद में अगर आएंगे तो खिलाफ कानून कोई इकदाम नहीं होगा। एक हफ्ते के लिए वो समात मुलतवी हुई। अब एक हफ्ते के बाद उस समात में फैसला सुनाया जाएगा, यकीन दहानी मांगी जाएगी, PTI यकीन दहानी देगी, तभी उन्हें इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त मिलेगी। यानी वो एक हफ्ते का जो डिले था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली से भी मशरूत था। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर की तारीख दी कि 26 नवंबर को रावलपिंडी में तमाम कारकुनान पहुंचेंगे। मैंने बारहा ये तज़किरा किया कि रावलपिंडी पहुंचने के लिए इतने दिन दरकार नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो रूट मुख्तस किए थे वो रूट तमाम के तमाम मुकम्मल हो चुके हैं। आज रवात तक वो पहुंच चुके थे, तो इसका मतलब ये था कि कल रावलपिंडी में भी दाखिल हो जाएंगे और रावलपिंडी में दाखिल होंगे तो वो शर्त जो पहले रखी गई थी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद उनके इस्तेकबाल के लिए मौजूद होंगे, इसका अभी कहीं दूर तक तासुर दिखाई नहीं देता, जिसका आज वाज़े सबूत ये मिला कि 26 नवंबर की तारीख दी गई। अब 26 नवंबर के ऊपर नुक्ता क्यों मरकूज किया गया, ये एक बुनियादी सवाल है। 26 नवंबर तक बड़ी एक तायुनाती हो जानी है या तायुनाती करीब तर होगी या उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका होगा। अब 26 नवंबर को जब ये रावलपिंडी में पहुंचेंगे तो रावलपिंडी पहुंचने के बाद आर्मी चीफ, जो खान साहब के मुताबिक कोई भी आर्मी चीफ अवाम के मफाद के खिलाफ नहीं जाता, खान साहब इस बात पे अभी भी पक्के हैं, लेकिन 26 नवंबर का फिर इंतखाब क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि एक प्रेशर ऐसा बिल्ड किया जाए जिस प्रेशर से तासुर ये मिले कि दोनों सियासी फरीकैन बैठकर बात करने को तैयार नहीं है, तभी तीसरा फरीक आए और दोनों फरीकैन के माबैन कोई मुज़ाकरात का हल निकाले, कोई एक ऐसी शर्त आयद करे जिस पर दोनों मुत्तफिक हों और उसकी गारंटी तीसरा फरीक दे। इसी वजह से 26 नवंबर का इंतखाब किया गया। अब इसमें कामयाब किस हद तक होते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो हालात की बेहतरी के लिए काबिल कदर इकदामात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने का खदशा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। मुआशी सूरत हाल आपके हक में नहीं जाएगी, मीसाके मईशत के लिए या मीसाके जमहूरियत के लिए कोई तैयार नहीं है, तो 26 नवंबर के बाद का जो मंजरनामा होगा तब ये तासुर मंजर आम पे आएगा कि मीसाके जमहूरियत या मीसाके मईशत इस वक्त की अहम ज़रूरत है। उसके लिए तमाम सियासी फरीकैन को मिल बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए और तभी वो नुक्ता इख्तलाफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा और नुक्ता एतमाद पैदा होना शुरू होगा। तब दोनों फरीकैन के लिए कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिससे तमाम तर लोग नए इंतखाबात की तरफ माइल हो जाएंगे या फिर नए इंतखाबात के लिए कोई तारीख दे दी जाएगी। ये बईद इस कयास नहीं है कि वफाकी हुकूमत नए इंतखाबात के लिए कुछ अरसा पहले माइल हो जाएगी। अब वो जो कुछ अरसा पहला है
वो 6 महीने पहले होगा या 3 महीने पहले, इस पर अभी सोच विचार जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये बैकडोर डिप्लोमेसी पर भी यकीन रख रही है और इसी हवाले से रवाबित भी हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत इत्तेहादी जमातों के साथ भी मुशावरत पे है और इत्तेहादी जमातें कहीं ना कहीं पर इस बात के लिए कायल दिखाई देती हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन धौंस और धमकी से नहीं। वो क्या तरला मिन्नत चाहते हैं या किसी तीसरे फरीक की रजामंदी चाहते हैं या कोई इशारा चाहते हैं, इसके ऊपर अभी बातचीत जारी है। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मौजूद तारीख दिखाई दी कि 26 नवंबर को वो पहुंचेंगे तो हालात जो है वो किसी ना किसी हद तक बेहतरी की जानिब माइल होते उन्हें दिखाई देंगे। अब बात करते हैं वफाकी हुकूमत की। वफाकी हुकूमत अगर 3 महीने बाद वफाकी हुकूमत छोड़ने का इशारा दे देती है तो उसके पास फेस सेविंग के लिए कार्ड कौन सा मौजूद होगा, ये एक बुनियादी सवाल है। क्योंकि तमाम वफाकी इत्तेहादी जमातें इस बात का बयन ऐलान कर चुकी हैं कि हमने मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत दांव पे लगाई। बिलाशुबा उनकी सियासत दांव पे लगी, उनकी मकबूलियत खत्म हुई, बतदरीज कम होती रही और बतदरीज कम हो रही है। इसका बखूबी इदराक उन्हें मौजूद है और इसी वजह से वो एक ऐसा मामला चाहते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं, एक ऐसा नुक्ता चाहते हैं जिसके ऊपर उनके पास फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई बयानिया मौजूद हो। वो बयानिया क्या हो सकता है? अब उस बयानिए की तरफ आ जाते हैं। रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर बुनियादों पर उस्तवार करने की कोशिश की गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से रूस की इंतजामिया से राबिता किया गया और सस्ते दामों तेल और गैस की खरीदारी के हवाले से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया गया है। और साथ ही साथ ये शर्त भी रखी गई है कि अगर हमारा मुआहिदा आपके साथ हो जाता है तो उस मुआहिदे के नतीजे में कोई भी इकदाम ऐसा नहीं होगा जिससे हमें बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर सैंक्शंस का सामना करना पड़े। इसी वजह से इस यकीन दहानी के ऊपर वो अपने मुतालिबात रूस की इंतजामिया या रूसी हुकूमत के सामने रख चुके हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि रूस के साथ आपका कोई मुआहिदा ना हो और मुआहिदा हो और अमेरिका का उस पर दबाव ना आए, ये यूरोपियन कंट्रीज का उस पर दबाव ना आए? आपको दबाव बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब वो दबाव आएगा तब वफाकी हुकूमत के पास एक ऐसा मौक़िफ़ होगा जिसे वो अपने बयानिए के तौर पे अपना सकती है। वो बयानिया ये होगा कि हमने अवामी प्रेशर में आके और अपोजिशन की प्रेशर में आके, कि अपोजिशन हमें बारहा ये ताने देती रही कि रूस हमें सस्ते दामों तेल और गैस फरोख्त कर सकता था, लेकिन वफाकी हुकूमत अपनी मफादात को देखते हुए, वो मफादात जो अमेरिका के साथ इनके जुड़े हुए हैं, जो शख्सियाती बुनियाद के ऊपर हैं, उन मफादात को देखते हुए रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रही और रशिया के साथ मुआहिदे नहीं कर रही। हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया है और हम आगे बढ़ के मुआहिदे के ऊपर आए हैं कि हम अवामी मफाद के लिए कुछ फैसले कर लें। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो गुल खिलाए थे वो गुल जो है हमारे गले आन पड़े। हमने मुआशी तबाही देखी, हमने बेहतर करने के लिए कोशिश की, लेकिन सैलाब के बाद हमें मजीद तबाही का सामना करना पड़ा। इसलिए हमारे पास बेहतर ऑप्शन यही था कि आलमी मंडी में जहां पे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जहां पे ओपेक ने अपनी तेल की पैदावार को कम कर दिया है, वहां पर हमारे पास एक आसान रास्ता रशिया का ही था। हमने रशिया से रुजू कर लिया। हमारे रुजू करने के बाद फिर बैनुल अक़वामी सतह पे हम पे प्रेशर आया, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत जाती रही। हमने अवामी मफाद में फैसले करना चाहे थे, लेकिन वो अवामी मफाद में जो फैसले थे वो हमारी सियासी तबाही का सबब बने। हम अवाम में अब इसलिए आए हैं कि हम अवामी फलाह बहबूद के लिए फैसले करना चाह रहे थे, जिसके ऊपर रुकावट जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। ये सेफ पैसेज जो है ये वफाकी हुकूमत हासिल करना चाहती है। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने पत्ते खेल रही है, वफाकी हुकूमत भी अपने पत्ते खेल रही है। अब ये वक्त बताएगा कि किसका पत्ता किस हद तक कारगर साबित होता है। लेकिन ये बात वाज़े तौर पे रोज़े रोशन की तरह है कि जब भी नई तयनाती होगी हालात बेहतरी की जानिब माइल होते दिखाई देंगे। बुनियादी वजह ये है कि जितना कियास पैदा हो चुका है और उसके अलावा ये जो टर्मोइल है इसको किसी न किसी हद तक ख़त्म करने के लिए, आग को ठंडी करने के लिए और मामलात को बेहतर जानिब ले जाने के लिए जो नई शख्सियत आएगी वो अपना मुस्बत किरदार ज़रूर अदा करेगी। इस वजह से कि इदारे के ऊपर जिस तरह की कयास आराइयाँ की जा रही हैं, जिस तरह का एक मंजरनामा वज़ा किया जा रहा है, तो शख्सियाती तौर पर, इदारा जाती तौर पर, मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर तशख़्ख़ुस को बेहतर करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और वो इक़दाम बेहतरी की जानिब होंगे। लेकिन उसका फ़ायदा किस सियासी जमात को होगा, ये एक बुनियादी सवाल है।
अब आ जाते हैं उस थप्पड़ के ऊपर, जिस थप्पड़ की बाज़गश कल से लेके अब तक सुनाई दे रही है कि एक आला शख्सियत ने एक आला शख्सियत को थप्पड़ रसीद किया है। ये जमहूरियत के ऊपर थप्पड़ है। ये बातें हो रही हैं और ये बातें हो रही हैं कि समरी के ऊपर दस्तखत नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये थप्पड़ रसीद किया गया। अब मैं आपको माजी करीब में लेके जाना चाहता हूं। माजी करीब में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत घर जाने वाली थी, उस वक्त भी एक ऐसी खबर मंजर आम पे आई थी कि एक थप्पड़ मारा गया है और उस थप्पड़ के निशान उस चेहरे के ऊपर भी मौजूद है जहां पे थप्पड़ रसीद हुआ है। और वो शख्सियत अगले 4 से 5 दिन के दौरान मीडिया पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं बात खोल देता हूं। वो थप्पड़ रसीद करने की बात की गई कि इमरान खान साहब को थप्पड़ मारा गया और एक आला शख्सियत ने थप्पड़ मारा। अब उसके बाद कहा गया कि थप्पड़ के निशान उनकी आंख के नीचे मौजूद हैं। उसके बाद इमरान खान साहब एक दिन के बाद मंजर आम पे आए तो उन्होंने काला चश्मा अपने चेहरे पे लगा रखा था। बातें ये की जाती रहीं कि आंख के नीचे जख्म का निशान है, थप्पड़ का निशान है, इसी वजह से ये काला चश्मा लगाया गया। लेकिन फिर उससे अगले दिन खान साहब चश्मे के बगैर मंजर आम पे आए तो कहीं पर कोई निशान दिखाई ना दिया। उस वक्त एक सियासी जमात के मीडिया सेल ने यह खबर फैलाई और बेतहाशा फैलाई। इसके ऊपर बहुत सी बहसों मुबाहिसे होते रहे और इस पे तनकीद के साथ साथ तंजो मज़ा भी होता रहा कि आप खुद को वज़ीर आज़म समझते हैं, आप ये समझते हैं कि तमाम इख्तियारात आपके पास हैं, आप ये समझते हैं कि कोई भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आप ये समझते हैं कि तमाम इदारे आपके साथ हैं। थप्पड़ आपके मुंह पे रसीद करके पैगाम दिया गया कि आप कुछ नहीं है, हम हैं। उस खबर के बाद अब की खबर पे आ जाए, अब भी खबर ऐसी ही फैलाई गई। अब इसमें किसी ना किसी हद तक मुखालिफ जमातें, जो वफाकी हुकूमत की मुखालिफ जमात है, उसका भी मीडिया सेल किसी ना किसी हद तक इसमें इन्वॉल्व जरूर है। लेकिन इसमें वफाकी हुकूमत की मंशा के मुताबिक भी कुछ अफराद मौजूद थे। इससे एक सबक तो ये मिलता है कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। किसी न किसी हद तक इस बात का इदराक तो हो गया होगा कि जो कयास आराइयाँ या जो गलत खबरें तब फैलाई गई थी, उस वक्त उनको कितना दुख हुआ होगा, उनके चाहने वालों को कितना दुख हुआ होगा, और उस इदारे की साख जो मुतासिर करने की आपने कोशिश की, वो अब अगर हो रही है तो तब आप मुलव्वस थे, अब अगर कोई कर रहा है तो किस हद तक नुकसान हुआ, किसका नुकसान हुआ, ये बात खुल के मंजर आम पे आ चुकी है। अब कल से लेके अब तक इस थप्पड़ को सच साबित करने के लिए क्या किया गया? मुख्तलिफ लोगों के ट्विटर अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट लगाए गए और ट्वीट्स में ये लिखा गया कि थप्पड़ की गूंज सुनाई दी है और थप्पड़ की गूंज कितने दिन सुनाई देती रहेगी, इसके ऊपर बातें हुई। अब उसमें मुख्तलिफ तज्जियाकार और एंकर पर्सन्स की ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट थे। उस पर मैंने तहकीक की, 4 स्क्रीनशॉट का तज़किरा करता हूं जिसको मैंने खुद जाके परखा। ऐसी कोई भी ट्वीट उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर मौजूद नहीं थी। हां, कुछ ट्वीट्स मौजूद हैं जो हकाइक पर मबनी है, लेकिन उन्होंने किन की ईमा के ऊपर वो ट्वीट्स की हैं, ये एक अलग मामला है। उन्होंने उन्हीं ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स को देखते हुए अपनी एक ट्वीट बना के लगा दी। गरीदा फारूकी की एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट मौजूद है जिसके ऊपर उनका यह लिखना था कि थप्पड़ मारा गया तो ये कहां की जमहूरियत है, इसका जवाब चाहिए। लेकिन गरीदा फारूकी के ट्विटर अकाउंट के ऊपर ऐसी कोई ट्वीट मौजूद नहीं है। फिर आफ्ताब इकबाल साहब से मंसूब एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाया गया। ऐसी कोई भी ट्वीट आफ्ताब इकबाल साहब के ओरिजिनल अकाउंट के ऊपर, जो उनका ओरिजिनल अकाउंट है आफ्ताब इकबाल 01, उसके ऊपर कोई भी ट्वीट मौजूद नहीं है। फिर मुख्तलिफ शख्सियात के नामों से मंसूब जो ट्वीट्स थी, दर हकीकत उनका उनके ट्विटर अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इख्तरा निकाली गई, मैनिपुलेट किया गया और फिर इसे वायरल किया गया। थप्पड़ किसको लगा, इस पे आइए। थप्पड़ आपको लगा है, थप्पड़ मुझे लगा है, थप्पड़ पाकिस्तानी अवाम को लगा है, थप्पड़ पाकिस्तानी जमहूरियत को लगा है, थप्पड़ पाकिस्तानी सियासत को लगा है, थप्पड़ पाकिस्तान के इदारों को लगा है, थप्पड़ पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी तशख़्ख़ुस को लगा है जो मजरू किया गया और ऐसे हथकंडों से मजरू किया गया, ऐसी गलत खबरों से मजरू किया गया। एक शख्सियत के ऊपर आपके सियासी और नजरियाती इख्तलाफ हैं, बजा होंगे। आपको तनकीद बराए इस्लाह का हक आपके पास मौजूद है, आपको तनकीद करनी चाहिए। लेकिन माजी में जो आपके साथ बीता है आप भी वैसा ही करेंगे, उसका नुकसान आप उठाएंगे। माजी में जो आप अपने सियासी हरीफ के साथ करते रहे हैं, अब खुद को मासूम करार देने के लिए, खुद को मासूम मनवाने के लिए वैसा कुछ अपनाएंगे, उसका नुकसान आपको नहीं होगा, उसका नुकसान इदारों को होगा।
पाकिस्तानी सियासत को होगा। ये पाकिस्तानी सियासत को क्यों परागंदा किया जाता है? ऐसी गलत खबरें फैला के, ऐसे हथकंडे अपना के, ऐसे मफरूजात के ऊपर गलत खबरों को फैलाना, हवा देना और फिर दूसरे लोगों से उसका तज़किरा करवाना और फिर उस पर तनकीदो मजाक करना, ये कहां के असलूब है? ये कहां की सियासत है? ये कहां की अखलाकियात है? ये कहां का पैमाना है कि आप अपने मुखालिफ को नीचा गिराने के लिए, उसे नीचा साबित करने के लिए या अपने आप को एक महफूज जोन में लेके जाने के लिए इस तरह की खबरें फैलाएं? खुदा के लिए ऐसी खबरों से परहेज कीजिए, मुस्बत सियासत कीजिए। अपने मुखालिफ को अगर गिराना है तो खुश असलूबी से गिराइए, अपनी कारकर्दगी को गिनवाइए, उसकी बैड गवर्नेंस का हवाला दीजिए, तब उसे गिरा दीजिए, लोगों की नजरों में गिराइए और अपने आप को मुकद्दम भी बनाइए। लेकिन इस तरह के हथकंडों से ना आप खुद को मुकद्दम बना सकते हैं, ना अपने सियासी हरीफ को गिरा सकते हैं, ना पाकिस्तानी सियासत को बचा सकते हैं, ना पाकिस्तानियत के ऊपर जो हर्फ आते हैं उसको हिला सकते हैं। आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जितने भी अनासिर हैं, जो भी उसमें मुलव्वस हो, चाहे वफाकी हुकूमत के कारिंदे हों, चाहे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मीडिया सेल हो, चाहे ऐसे अनासिर हों जो दोनों तरफ तनकीदो मजाक करके अपना सियासत चमकाना चाहते हो, अपना कारोबार चमकाना चाहते हो, उनको सबक सीखना चाहिए। और ये वफाकी तहकीकाती इदारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि खोज लगाइए, खबर कहां से जन्म ली, किसने फैलाई, फिर उस खबर के ऊपर प्रोपेगेंडा किसने बनाया। ये अब की नहीं, माजी करीब में भी जो खबर फैलाई गई थी उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात बराबरी के पैमाने पे हों, बराबरी के पैमाने पे जांचिए, सजाएं दीजिए, आपको सब सलूट करेंगे। बसूरत दीगर लान तान करने वाली तो पूरी कौम पड़ी है, करती रहेगी जब तक आप बेहतर इक़दाम नहीं करते, जब तक आप बेहतर सियासत नहीं करते, जब तक आप बेहतर सहाफत नहीं करते। वो करने का वक्त आ चुका है, वक्त तब्दील हो रहा है, खुद को भी तब्दील कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।